बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से खबर यह है कि 4 रोज़ा जो प्रैक्टिस मैच था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन, वो ड्रॉ हो गया, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 455 और दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए थे, जबकि वेस्ट इंडीज़ 11 पहली इनिंग्स में 279 रन पर ढेर हो गई थी और 4 दिन मुकम्मल हो गया। अब सूरत हाल है कि शान मसूद ने 70 रन बनाए थे, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन की इनिंग्स खेली थी, बाबर आजम और अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर की थी। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली की शानदार परफॉर्मेंस, 5 विकेटें उन्होंने अपने नाम की। आमिर जवाल और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की है। तो ये प्रैक्टिस सेशन तो काफ़ी हद तक बेहतर रहा है। अब आया 25 जुलाई से जिसका आगाज़ होना है मैच का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसमें इस तरह की कारकर्दगी रहती है या फिर नहीं रहती। बहरहाल मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालिया निशान है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आईसीसी ने जो वनडे प्लेयर रैंकिंग जारी की है, उसमें बाबर आजम एक दर्जा तरक्की करके 6ठे नंबर पर आ गए हैं। मीनवाइल जो पहले नंबर पर वो डैरल मिचेल हैं, शुभमन गिल दूसरे पर, विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर मौजूद हैं। ये कुछ सूरत हाल बनी हुई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच था, बगैर नतीजा खत्म हो गया। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। हमें पता चल गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में कौन बेहतर कर रहा है, फास्ट में कौन बेहतर कर रहा है। बैटिंग का आपको वो क्राइटेरिया समझ आ जाएगा कि किस तरह से हेल्पफुल रहेगा 25 जुलाई तक की। देखिए, डेफिनेटली जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा ये होता है कि टीम जो है वो प्रैक्टिस मैचेस खेलती हैं ताकि कंडीशन के साथ जो है वो हम आहंग हुआ जाए। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि 2-3 हमारे जो प्लेयर हैं उनको अच्छी बारी मिल गई। अजान अवैस ने 100 कर लिया, बाबर ने 100 कर लिया, 1-2 अच्छी 50 हो गई, मोहम्मद अली ने फिर 5 आउट कर लिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान मतलब अगर वेस्ट इंडीज़ के हम कंडीशंस की बात करें, पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में जो मसला है गुज़श्ता 2-3 साल से, वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है। और फास्ट बॉलर्स हमारे जो है वो कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं मुखालिफ टीम के। ज़ाहिर है, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएंगे तो आपके बैट्समैन के टेम्परामेंट की तो अक्सर बात होती है, बॉलर का भी एक टेम्परामेंट होता है। क्योंकि बॉलर को यहाँ पर बैट्समैन को सेटअप करके आउट करना होता है। यहाँ पर बैट्समैन गलती नहीं करते, बहुत कम होता है। T20 के ज़्यादा इन्फ्लक्स के बाद अब प्लेयर्स जिस तरह से इनोवेटिव शॉट खेल रहे हैं, उनके अपने टेम्परामेंट ज़ाहिर लूज हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक रिवायत है, टेस्ट क्रिकेट का अपना एक टेम्पो है, उसका अपना एक मोमेंटम है। तो यहाँ पर बॉलर्स को भी बैट्समैन को सेटअप करके आउट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलर्स के अंदर मतलब स्किल वाइज तो इश्यूज हैं ही, लेकिन वो टेम्परामेंट भी डेवलप पिछले 3 सालों में कोई एक फास्ट बॉलर हमें नजर नहीं आता सिवाय मोहम्मद अब्बास के, या समहाउ खुर्रम शहजाद के बारे में भी थोड़ा सा कहा जा सकता है कि ये 2 बॉलर ऐसे हैं कि जो बैट्समैन को सेट करके उसको आउट होने पर मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो ट्रेल है, उनकी जो पीछे पास्ट है, वो ये बताता है कि रेड बॉल क्रिकेट खेलते रहे हैं। मोहम्मद अब्बास का काउंटी का बहुत एक्सपीरियंस है, विकेटें उनकी बेतहाशा हैं। खुर्रम शहजाद भी डोमेस्टिक में कुछ 1-2 अच्छे सीजन खेले में, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है। अब मोहम्मद अली ने यहाँ 5 आउट तो कर दिए हैं, लेकिन जाहिर है कि मोहम्मद अली भी IPSL खेल करी हैं। उनकी जो चॉइस हुई है टीम के अंदर, वो हुई उसी बुनियाद पर है कि उन्हें PSL के एक सीजन में परफॉर्म किया था और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने थे। ठीक है। तो हमारे जो जब तक फास्ट बॉलर क्लिक नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के 2 दौरे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए। फास्ट बॉलर्स जब हम बात करते हैं तो इसमें पेस का फैक्टर तो होता ही है यकीनन, लेकिन लाइन एंड लेंथ, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे बॉलर से गुड लेंथ के ऊपर बॉल नहीं होती कंसिस्टेंसी के साथ। और गुड लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंट बॉल करना ये एक स्किल है। आप मतलब हम यहाँ जब से बज़वर्ड की बात होती है ना बैटिंग के बारे में, तो हमने बहुत सुना इंटेंट और स्ट्राइक रेट। ये भी बहुत कहा जाने लगा है कि बॉलर को अच्छा यॉर्कर करना आना चाहिए या फिर उससे अच्छा बाउंसर मारना आना चाहिए। और अगर ये नहीं आ रहा तो फिर बॉलर को अच्छा स्लोअर वन मारना आना चाहिए। कटर की हमने बहुत बात सुनी है, किसी भी बंदे ने अब तक ये बात नहीं की है कि भाई गुड लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ बॉल करना भी स्किल है। और आपको समटाइम्स बैट्समैन को आउट करने के लिए उससे कुछ खिलाना पड़ता है। उससे मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक वाकया अगर आपके साथ शेयर करूं, ग्रेट इमरान खान, वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे, 4 बॉलों पर 4, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था, 4 बॉलों पर 4 चौके पड़ गए वसीम अकरम को। किसी फील्ड में खड़े हुए सारे जो फील्डर थे, उनने ज़ाहिर है जब 3 चौके पड़े, 4 चौके पड़े बॉलर को, तो आपको वो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, गुस्से में आते हैं, टेम्परामेंट लूज होता है। लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी फील्ड स्लिप के ऊपर बहुत सुकून से खड़े हुए हैं। अच्छा, उन्हें यह पता था कि भाई इसने सेटअप कर लिया, उसको अब ये स्काउट करेगा। 4 चौके खाने के बाद 5वीं बॉल हल्की सी वेरिएशन दी है और स्लिप पे कैच और आउट हो गए। तो आपको सम टाइम टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, उनको अगर 1 ओवर में 2 ओवर में विकेट ना मिले तो उनकी फिर समझ नहीं आती कि उनकी लाइन क्या है, उनकी लेंथ क्या है। फुल टॉस आना शुरू हो जाती है, एक बॉल आगे मार रहे हैं, एक बॉल पीछे मार रहे हैं।
तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर पेस के अलावा बॉलर्स को कंसिस्टेंसी के साथ एक ही लेंथ के ऊपर बॉल करना भी आना चाहिए, और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मोहम्मद अब्बास पीएसएल से पिक होने वाले बॉलर्स को आउट प्ले कर जाते हैं समटाइम्स टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनके पास यकीनन वो वाली लीथल पेस नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज है और वो है टेम्परामेंट। तो आप जब बैट्समैन के टेम्परामेंट की बात करते हैं तो आपको बॉलर्स के टेम्परामेंट की बात भी करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि वेस्ट इंडीज वाली इस सीरीज में और इंग्लैंड की सीरीज में भी जो फैक्टर काउंट करने वाला है वो ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं। अच्छा, अब ये आपने तो 4 बॉलों की बात की ना, वो मोहम्मद आसिफ ने तो पूरा सेशन खिला दिया था और उसके बाद पूरा सेट करके, तो अगेन वही टेम्परामेंट वाली बात है और वो चीज बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म्स है। होम टीम जो होती है ना हमेशा अपने होम में कंफर्टेबल होती है, वेस्ट इंडीज अपने होम में खेल रहा है, तो वहां पर उनको आउट करने, सारी होम टीम्स अपने होम में कंफर्टेबल होती तो वहां पर उनको आउट करने में आपको थोड़ी दुश्वारी का सामना होगा, क्योंकि उनके जो भी प्लेयर आएंगे उन्होंने सारी क्रिकेट वहां पर खेली है। हमारा तो मसला ये है ना कि हमारे अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलते ना, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जाके फंस जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज अब देखें, उन्होंने भी 2014 के बाद से जो उनका T20 का एक उन्होंने फॉर्मेट तय किया कि हमने वो खेलना है, उसके बाद वो T20 में उन्होंने ग्रो किया, लेकिन बाकी सारे फॉर्मेट से वो फारिग हो गए। लेकिन गुज़श्ता 1-1.5 साल से लगता है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ पिक एंड चूज की है, कुछ प्लेयर उनकी टीम में ऐसे आए हैं कि जिनको वो सिर्फ टेस्ट खिलाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सीरीज इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा एक फायदेमंद हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि यहां से अगर ये कम बैक करते हैं और अपना एक टेस्ट की 11 बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि ये वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना सही, अगली बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके लिए हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन पहले से ही बनाने में कामयाब हो जाएं, जो हम हमेशा 1-2 सीरीज हारने के बाद बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सीरीज इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम दोबारा कप्तानी में वापस आए हैं। बाबर आजम के साथ जो पिछली टीम थी उसका कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अब तक कंटिन्यू नहीं कर पाए इस स्क्वाड के अंदर। शाहीन आफरीदी एक बहुत बड़ा मिस है जो उस स्क्वाड का हिस्सा थे, उनकी जगह पाकिस्तान ने नए फास्ट बॉलर्स को मौका दिया है। तो बाबर की कप्तानी का इम्तिहान इस वजह से भी है कि बाबर को अब नए फास्ट बॉलर को इस्तेमाल करना है और उनको इस्तेमाल करना है। सो ये प्लान करना पड़ेगा कि आपको इनिंग के किस फेज में किससे बॉल करवानी है और किस जो बॉलर है उसको क्या प्लान देना है, क्योंकि जब नए बॉलर आए हैं तो आपको बॉल देने से पहले उसको जहनी तौर पर यकसुई फराहम करनी है, उसे क्लैरिटी देनी है कि आपने यहां बॉल करनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर इस लिहाज से रहेगा कि अगर आप नेक्स्ट उसकी सीरीज की टीम बनाना चाहते हैं तो ये 2 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 अवे सीरीज हैं। वेस्ट इंडीज में वैसे तो हम 25 साल से कोई सीरीज नहीं आ रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड वहां पर बहुत अच्छा है। इंग्लैंड के साथ भी हमारे रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा खराब नहीं है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में है। ये 2 वेन्यूज ऐसे हैं जहां पर हम मतलब ओकेजनली टेस्ट मैचेस जीतते रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर भी वेस्ट इंडीज के अंदर भी। तो होपफुल है हम कि पाकिस्तान जो है अपनी उस रन को कंटिन्यू करेगा। और ये जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच हुआ जैसे हमने बात का आगाज़ किया है, ये इसलिए आज से इंपॉर्टेंट होगा कि कंडीशन से हम आंग होने का मौका मिलेगा। 25 जुलाई को ये यहाँ पर ही पहला मैच होना है पाकिस्तान का। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर यानी वो जो गलतियां हम आमतौर पर करते हैं कि टॉस जीत के बाद क्या क्या करना है हमें पता नहीं होता, पिच का हमें पता नहीं होता कि पिच कैसे रीड करनी है, 11 बनाने में हमें दुश्वारियां होती हैं, ये वाली बेसिक्स अगर हम इनको कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम इसे अच्छा अब आप समझते हैं कि ये कवर कर पाएंगे? उमर गुल हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, सरफराज अहमद मौजूद हैं, असद शफीक मौजूद हैं, बाबर आजम भी अब मुद्दतें होगी बीइंग कैप्टन ने, लाइक कप्तानी तो इतना अरसा की है, बीइंग प्लेयर भी, ये 3 और एक आधा कोई और बड़ा नाम साथ है, तो इनके होते हुए अब भी अगर वेस्ट इंडीज की कंडीशन को हम ना समझे, डू यू थिंक कि हम रीड कर लेंगे पिच? देखें, मुझे लगता है कि ये सारे वो लोग हैं जो खुद ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और काफ़ी अरसा खेले हैं, इनको इन कंडीशंस का पता भी है। तो जब डगआउट में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो क्रिकेट खेले होते हैं, वो ज़ाहिर है उन लोगों से ज़्यादा बेहतर फैसले लेते हैं जो स्टैट्स की बुनियाद पर। एक बात जो है वो मैं दोबारा यहाँ पर रिकॉल करवा दूं कि अगर आपने अभी भी टीम स्टैट्स की बुनियाद पर बनानी है, अगर आपने अभी भी टीम नंबर्स की बुनियाद पर बनानी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पिच भी पढ़ना छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि पिच जो है ना उसका ताल्लुक समटाइम्स आपको पिच को देखते हुए किसी ऐसे प्लेयर को रखना पड़ता है जो यूटिलिटी प्लेयर होता है, उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती, लेकिन वो उस पिच के हिसाब से जो है वो परफेक्ट बैठ रहा होता है। आपको समटाइम्स ऐसा प्लेयर रखना पड़ता है कि जिसको आप सिर्फ एक स्पेल जेल में रख के टीम में रखते हैं और उसका रोल जो है वो क्लियर होता है, उसको आप बताना होता है कि आपको हमने यहाँ इस्तेमाल करना है, हमें आपका यहाँ पर आउटपुट चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आपको बदलते हुए हालात के मुताबिक बदलती हुई पिच को देखना आए, क्योंकि पहले दिन का पिच, दूसरे दिन का पिच, तीसरे दिन का पिच, चौथे दिन का, 5वें दिन तक हमारा टेस्ट मैच जाता ही नहीं है। अगर कभी चला जाए 5वें दिन तक तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए
और उसके हिसाब से आपकी विकेट यूज होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये बेसिक्स कवर कर लेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सरफराज अहमद और उमर गुल के होते हुए कर लेगा, अगर इन लोगों ने भी जाके पिच नहीं पढ़नी इतना तवील अरसा क्रिकेट खेलने के बावजूद भी, तो फिर मेरा ख्याल है कि दोबारा वापस आ जाते हैं, क्लब क्रिकेट से आगाज कर लेते हैं, पहले यहाँ पर सेशन करवाते हैं बच्चों को पिच पढ़वाने के, उसके बाद फिर इंटरनेशनल की बात है। बहरहाल वो जो स्टैट्स वाले बाबा जी वो वाइट बॉल महदूद है, मेरा ख्याल सरफराज अहमद ऐसी गलती नहीं करेंगे। होप फॉर द बेस्ट जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सीरीज़ जो है वो हमारे लिए यादगार रहे इन अ पॉजिटिव वे। कल के शो में फर्दर स्क्वाड को डिस्कस करेंगे कौन सा स्क्वाड होना चाहिए, क्योंकि अब इस मैच से कुछ ना कुछ चीज़ें सामने वाजे हो गई कि किसको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना है, किसको नहीं होना। सबको ट्राई कर लिया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और ये क्लैरिटी होपफुली बाबर आजम को मिल चुकी होगी कि कौन सी प्लेइंग 11 बनानी है, अगर तो प्लेइंग 11 बाबर आजम ने बनाएंगे। लेट्स सी, कल के शो में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।